नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, ज्योतिष जिज्ञासु और तमाम फेसबुक परिवार पर आप सभी को हमारा सादर नमन है। आज का मुख्य विषय है जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को पहचाने। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, देवगुरु बृहस्पति पर विस्तृत चर्चा है। देवगुरु बृहस्पति कहाँ वो नीच के होते हैं और कहाँ वो उच्च के होते हैं, और कहाँ वो मूल त्रिकोण राशि में रहते हैं, और कहाँ वो अपने साधारण राशि मीन में रहते हैं, या फिर वो कर्क राशि में है या मकर राशि में है, ये केंद्र में है, त्रिकोण में है, दिग्भाव में है या उच्च स्थान में है, ये सब देखना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। जबकि बड़े बड़े दर्जा दिए गए हैं इनको देवगुरु बृहस्पति के पास। तो जन्म कुंडली में नवम और द्वादश भाव पे इनका अधिपत्य है। काल पुरुष का जो है कि जांघों में और पैरों का सुक्ति में इनका प्रभाव होता है। तो जरा समझते हैं आपको कि कैसे हम इसको देखते हैं। आइए बिना विलंब किए हुए हम चलते हैं जन्म कुंडली की ओर और आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, एक यहाँ मेष लग्न के जन्म कुंडली हमने पहले से बना करके रख लिए हैं, और जो कि आपको समझाने के लिए हम इसमें बताते हैं कि कैसे कैसे हम जो है कि उनको पकड़ पाएंगे और देख पाएंगे उनकी स्थिति की, उनकी पनिशमेंट की, कैसे कैसे जगह बैठे हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो उनका अपना खुद का जो अपनी राशि है वो धनु और मीन है। जी हाँ, कैसे जानेंगे धनु कौन सा है और मीन कौन सा है? तो आइए बड़ा सरल से हम समझा देते हैं आपको। देखिए, एक मीन राशि आप देख रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पे बना करके रखा था। अभी हम आपको बता रहे हैं कि मीन राशि का जो है कि कहाँ कहाँ धनु और मीन राशि होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये हो गया मीन राशि दोस्तों, और इनका जो धनु राशि है दूसरा, ये देखिए ये मीन राशि है। हमने काल पुरुष की पहला अंग मेष राशि की जन्म कुंडली का निर्माण किए हैं। इसे समझने में आपको काफी आसान होगा। तो जरा समझिए, जो कि नवम राशि है देवगुरु बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि है, और जो 12 नंबर की गिनती है उसको मीन राशि कहते हैं। वो मीन देवगुरु बृहस्पति का साधारण राशि है। निसंदेह जन्म कुंडली में जब ये कर्क राशि में बैठते हैं तो ये उच्च का हो जाते हैं, अपने उच्चता को प्राप्त करते हैं। और जब ये मकर राशि में आ जाते हैं तो आप जैसा कि जानते हैं कि मकर राशि में ये नीच का हो जाते हैं गुरु। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। तो गुरु जो है कि जब नवम भाव का अधिपत्य काल पुरुष की जन्म कुंडली में वो रखता है और द्वादश भाव का, तो इनको जो है कि बड़े बड़े दर्जा मिला हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग एक वर्ष में देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी वर्तमान में जो है कि देवगुरु बृहस्पति को मैं चतुर्थ स्थान में और कर्क राशि 4 नंबर का गिनती पर मैं देवगुरु बृहस्पति को बैठाया हूं, और उनके अनुसार मैं फलादेश करने का आपके सामने कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, कर्क राशि में गुरु उच्च का माने जाते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हंस योग केंद्र का 1 4 7 10 स्थान, अब ये कैसे समझेंगे कि 1 4 7 10 स्थान कौन सा होता है? आइए, बड़ा सरल है समझना, इसे केंद्र स्थान कहते हैं। कौन कौन है? 1 4 7 और 10, ये केंद्र का स्थान माना जाता है। और केंद्र का स्थान में अगर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में या फिर धनु राशि या मीन राशि में अगर बैठे हैं तो यह अपने आप में एक राजयोग है। इसे क्या कहते हैं? इसे हंस योग कहते हैं। ये पंच महापुरुष में से एक योग है, गुरु के द्वारा बनने वाला। निसंदेह धनु लग्न और मीन लग्न में जब गुरु केंद्र में ही बैठ जाते हैं तो केंद्राधिपति दोष लग जाता है, यह भी बात एप्लीकेबल होता है। पर हाँ, हंस योग का एक हंस नाम का जो राजयोग है उसको देखने के लिए हमें शर्त इतना ही लागू होता है, 1 4 7 10 और गुरु धनु मीन और कर्क राशि में होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक तो आप समझ गए, और आपने यह भी देखा कि अब देखिए कि गुरु जो है लगभग 1 साल में अपने राशि को परिवर्तन कर लेते हैं, और इनके पास 3 दृष्टियां हैं। अब हाँ, आइए जानते हैं कि 3 दृष्टियां जब गुरु के पास है तो जब जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठते हैं तो कहाँ कहाँ ये देखे हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर, जन्म कुंडली में आपको देवगुरु बृहस्पति को समझने के लिए जहां पे वो बैठे हैं वहां से आपको जाना है 5 7 9। अब देखिए, वर्तमान में यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं कर्क राशि में, तो यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5।
यहाँ पे दृष्टि है इनका पंचम भाव पे। आप समझ रहे हैं ना, पंचम भाव पे जब दृष्टि हो जाता है देवगुरु बृहस्पति का, तो यहाँ पे पड़ रहा है दृष्टि पंचम में देवगुरु बृहस्पति का। अब यहाँ से फिर वो कहाँ देखेंगे, दसम को देखेंगे, इस स्थान को प्रभावित करेंगे। और हाँ, उसके बाद 8, 9 ये द्वादश को देखेंगे, अपने ही राशि मीन को भी यहाँ से बैठ करके ये देखते हैं। इनके पास 3 दृष्टियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति जो है कि जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा कुछ कमी रखते हैं, परंतु जहाँ देखते हैं ना इनकी दृष्टि में अमृतमय होता है। जहाँ पे देखते हैं उस स्थानों में ये वृद्धि कर देते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, जहाँ पे गुरु देखते हैं उस स्थान में ये वृद्धि करते हैं। जैसे देखिए, अब गुरु का दृष्टि है दसम पर, तो अब इसको आप समझिए, दसम स्थान जो है वो किस चीज का है? वो कर्म क्षेत्र का है, वो पिता का स्थान है, वो मान सम्मान का स्थान है, वो बॉस का स्थान है, पिता तुल्य व्यक्ति का स्थान है। तो जब हम इनकी दृष्टि यहाँ पे दसम स्थान पे पड़ रहा है, तो इस कारतत्वों को वो वृद्धि करेंगे, इसमें से फल देखने वाले चीजों को वो वृद्धि करेंगे। और जब ये नवम दृष्टि वहां पे डालेंगे तो द्वादश स्थान में वृद्धि करेंगे, खर्चे को बढ़ाएंगे, ये सुख सैया को बढ़ा देंगे ये। हाँ, निसंदेह ये व्यय भी करवाएंगे। आपका व्यय देखना होगा कि व्यय कहाँ आप कर रहे हैं, व्यय तो करवाएंगे, निसंदेह अगर धार्मिक कार्यों में व्यय करें आप। बहुत सारा चीजें इसको देखा जाता है। तो आपने यहाँ तक समझा, देवगुरु बृहस्पति बहुत प्रमुख हो जाते हैं दोस्तों। जन्म कुंडली में अगर वो देवगुरु बृहस्पति अगर मान ली जाए योग कारक नहीं भी है, पर फिर भी देवगुरु का एक अपना शुभत्व प्रभाव बहुत अच्छा माना गया है। वो जीव का कारक है। वहां पे जहां पे वो देखते हैं, जहां पे वो दृष्टि डालते हैं, उस स्थान में पुनः वो वृद्धि कर देते हैं। तो आपने समझा है इनकी दृष्टि के बारे में, इनकी बैठने के प्लेसमेंट के बारे में। और आगे कुछ बात को समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु दोनों आपस में बैठ जाते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, तो ये गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। हाँ, इसे गज केसरी योग कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ दर्शाया है गज केसरी योग के बारे में। देखिए, जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में चंद्रमा गुरु को, वृष राशि में जो है कि चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का होता है, तो हमने चंद्रमा को उच्च का रखा और धन का गुरु कारक गुरु देव गुरु बृहस्पति को एक साथ बैठाया और उसके बाद एक गज केसरी योग का निर्माण किया धन स्थान में। तो जरा आप सोचिए, ऐसे स्थितियां ये बनते हैं, बहुत सुभत्त ग्रह। और हाँ, जब ये जन्म कुंडली में नवम और द्वादश का अधिपत्य हो जाते हैं, तो नवम भाव में से बड़ा चीज आपको भाग्य के साथ मिलना या न मिलना, आप धर्म का कार्य करेंगे, धार्मिक होंगे कि नहीं, जो है कि आपके पास कैसा ज्ञान होगा, ये सब देवगुरु बृहस्पति बताते हैं। क्योंकि धन का कारक है, ज्ञान का कारक है, संतान का कारक है, पति का कारक है। तो और गुरुजन का भी कारक है, टीचर का भी कारक है। तो जब इतना चीज का जब ये कारक हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो निसंदेह इनको जन्म कुंडली में शुभ होना चाहिए। और हाँ, और जरा यह भी देखिए, जो जन्म कुंडली में कहता है कि जो देवगुरु बृहस्पति है ना, उनका जो है कि जिस तरह से दृष्टियां मैंने बताया कि इनका दृष्टि है 5, 7, 9, और तो उसी तरीके से इनका प्रत्येक महीना का जो तारीख है 3, 12, 21, 30 पर इनका अधिपत्य होता है दोस्तों। हाँ, और ज्ञान और विस्तार का ये रूप भी देखा गया है इनको। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति की बात हो तो सारे धर्म कर्म की चीज उन्हीं के पास आता है। जब ऐसा करते हैं, जब देखते हैं और हमें ठीक पाया जाता है, तो निस्संदेह इनकी दशा महादशा में ये बहुत ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। हाँ, तो देखिए, अब ऐसा आपने समझ लिया कि महीना पर भी इनको बहुत प्रभाव होता है। तो जब बहुत प्रभाव होता है, तो किस दिन प्रभाव होता है? 3 तारीख को होता है, 12 तारीख को होता है, 21 तारीख को होता है। तो ये सब चीजें को मध्य नजर रखते हुए जो है कि व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। अब जरा जानते हैं कि
जैसा कि आपने देखा कि हमने गुरु की दृष्टि के बारे में बताए, गुरु के युति के बारे में बताए, गुरु केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, गजकेसरी योग या हंस योग कुछ भी बना रहे हैं, गुरु का अपना राशि कौन है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को लाभ मिल जाए इसको। और वीडियो अगर अच्छा लगी तो लाइक करिएगा, और कुछ लिखना हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा। अब आइए जरा और भी समझते हैं इसको थोड़ा डीप से। अब मान लिए जाए, जरा देखिए, देवगुरु बृहस्पति तो कहते हैं नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह है तो आपका जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का डिपार्टमेंट क्या मिला है। हमने जन्म कुंडली की अधिपत्य की बात की, मैंने काल पुरुष की बात की, लेकिन निसंदेह 12 लग्न का पत्रिका होता है, 12 राशि का जब पत्रिका होता है तो 12 राशियों में देवगुरु बृहस्पति का अलग अलग प्रभाव होता है, वो अलग अलग स्थानों का स्वामी होते हैं। जन्म कुंडली में कभी भी छठे स्थान, जिसे कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में कभी भी जो है कि छठे स्थान और 8वें स्थान और 12वें स्थान ये त्रिक भाव माना जाता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये तो आप जानते हैं। अब मान लीजिए जाए शुभ स्थानों की भी जरा आइए चर्चा कर लेते हैं। अब शुभ स्थान की चर्चा हम कैसे करते हैं, शुभ स्थान की चर्चा हम ऐसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये क्या है, ये केंद्र और त्रिकोण के स्थान है। जैसा कि आप जानते हैं लग्न को केंद्र त्रिकोण कहते हैं। ये पंचम भाव तो समझ ही रहे, पूर्व जन्मों की स्थान है, पेट का विचार भी यहाँ, संतान का विचार, बुद्धि का विचार होता है, शिक्षा का विचार होता है। तो ये सब चीजों को जो है कि अलग अलग प्रभाव है सबको, कि जन्म कुंडली में कौन सा भाव कौन है, कौन सा भाव कौन है, ये सब कुछ देखने के बाद ही पता चलता है कि हमारे जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को किस चीज का ये मिला है। जैसे मान लेते हैं कि हमने जो अभी चर्चा की है कि इस जन्म कुंडली है मेष लग्न की। अब मेष लग्न की जन्म कुंडली है, अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ 12वें का स्थान का स्वामी बनते हैं। कहाँ का स्वामी बनते हैं, 12वें स्थान का। तो जब 12वें स्थान का स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आप जानते हैं जैसा कि आप 12वें स्थान से क्या क्या विचार किया जाता है। यहाँ जो 12वें स्थान है सुखसैया का है, विदेश का है, एक हॉस्पिटल का है, कोर्ट कचहरी का है, व्यय का है, भोग का है, विलास का है। चूंकि आप समझ रहे हैं ना, उस तरीके से जो है कि एनालिसिस करना पड़ता है। अब मान लिया जाए कि व्यय तो होगा, आपका व्यय कहाँ हो रहा है, इस चीज को देखना होगा। व्यय क्या हॉस्पिटल में हो रहा है, या व्यय कुछ धार्मिक कार्यों में हो रहा है, व्यय क्या कोर्ट कचहरी में जा रहा है, कि व्यय कुछ और अच्छे कर्मों में जा रहा है, पूजा पाठ में जा रहा है, ये सब चीज देखना पड़ता है। और देखिए, जब जैसा कि आप जानते हैं नवम स्थान का भी जब ये अधिपति बन जाते हैं, तो नवम स्थान का अधिपत्य बनने के लिए इनको क्या करना पड़ता है। तो जरा देखिए, नवम स्थान से भाग, धर्म, उच्च शिक्षा, ज्ञान, ये सब का विचार किया जाता है। तो जन्म कुंडली में निसंदेह अगर देवगुरु बृहस्पति गड़बड़ाते हैं तो ये सब चीजें को फल में कमी आ जाता है। दोस्तों, कितना बड़ी बड़ी बातें मैंने बताया, संतान का कारक है, धन का कारक है, पति का कारक है, ज्ञान का कारक है, इतने बड़े बड़े जो है इनको धर्मात्मा का मिला हुआ है, पद मिला हुआ है। अब जब देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में बिगड़ जाए तो स्थितियां बदल जाती है। अब जरा समझिए, अगर अशुभ गुरु का दशांतर दशा चल रहा हो, या फिर गुरु मारक बन गए हों, बाधक बन गए हों, अकारक हो, त्रिक स्थान का स्वामी हो, त्रिशराय का स्वामी हो, तो उस समय पे आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला नंबर तो आप देखिए कि गुरुवार का व्रत करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजा। देवगुरु बृहस्पति के लिए मैं बता रहा हूं, साधु, ज्ञानी, टीचर, इनके तुल्य, इनको सबको आप सम्मान दीजिए। ऐसा करने से गुरु अच्छा हो जाते हैं, समझ गए ना। आज अब आपने देखेंगे कि कुछ दिन में ही ये सब करने से ये सब अच्छा ही फल मिलता है। अब जैसा कि जानिए, हेयर कटिंग, शेविंग, ये सब गुरुवार के दिन अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ये सब। और अगर खान पान में अगर आप नॉनवेज का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों कम से कम गुरुवार के दिन मत खाइए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप इनका जो है कि बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः का अभी आप जाप कर सकते हैं प्रत्येक दिन 108 बार। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप इसको शुरुआत भी कर सकते हैं इनकी लाभ लेने के लिए।
और केसर के तिलक माथे पर लगाइए। देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए केसर का तिलक जरूरी है। अपने ज्ञान को अच्छे दिशा दें, अच्छे मार्ग दें, अपने ज्ञान को भटकने ना दें, कोई नेगेटिव ऊर्जा में लगने ना दें। ये सब गुरु का कारण है दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं, जन्म कुंडली में राहु के साथ गुरु बैठ जाते हैं तो ये गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाता है। खैर, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम शुभ योग का चर्चा किए हैं, दुर्योग की नहीं। दुर्योग की जब चर्चा करेंगे तो फिर हम उसमें इस बातें को विस्तृत से बताएंगे। बट फिर भी और क्या करें, हमें पीला वस्त्र धारण करें। समझ रहे हैं ना, कई बार धारण करना मुश्किल हो जाता है तो कई बार दान करना पड़ता है। ये सब कैसे आप जानेंगे कि हम धारण करें या दान दें? कोई भी चीज को दान देना, अपने से दूर करना चीजों को, ये सब एक कुशल ज्योतिष से ही बता सकता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अब पुखराज रत्न भी आप धारण कर सकते हैं या दान कर सकते हैं। अब धारण कब करना है, तो धारण करने पर प्रक्रिया मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ किसी भी रत्न पर, अभी मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाया हूँ। रत्न पर वीडियो मैं लेकर के आऊंगा जब कि रत्न कैसे पहना जाता है, रत्न कैसे काम करता है, किनके कौन रत्न होते हैं, किनको पहनना चाहिए, जन्म कुंडली में कारक है, म कारक है, नमाज देखे कि नहीं, लग्न देखे कि नहीं, सूर्य देखे कि नहीं, सुदर्शन चक्र देखे कि नहीं, ये सब प्रक्रिया के बाद मैं रत्न पर जाऊंगा। आज मैं सिर्फ चर्चा कर रहा था, साधारण चर्चा था जो देवगुरु बृहस्पति के लिए था। अब जरा देखिए, अब यहाँ क्या कहते हैं, अब यहाँ कहते हैं कि मान लीजिए जरा अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर सकते हैं। आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनने मात्र से भी सारे कष्ट दोस्तों कुंडली का नष्ट हो जाता है। इतना पावरफुल है ये, मैं बताने जा रहा हूँ जो बताया हूँ अभी बातें, विष्णु सहस्त्र नाम। दोस्तों आप सुन के देखिए ना, कुछ दिनों में ही आपको, आप विश्वास मानिए कि आपको समझ में आने लगेगा कि आज से पहले क्या था और अभी क्या है, कैसा ऊर्जा है इसका जो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप समझ में आया होगा तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर तो कर ही दीजिएगा ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल पाए। और कुछ बताना है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।